कभी सोचा है कुछ कहानियां पूरी नहीं होती फिर भी दिल में रह जाती हैं। ऐसी ही कहानी है ये कसम, एक अधूरी मगर दिल को छू लेने वाली कहानी कसम, जिसको लिखा है मनोहर श्याम जोशी जी ने। पागर के पेड़ तले नायिका नायक को पकड़ लेती है। कहाँ जा रहा है डीडी? नायक धुएं का एक छल्ला बनाता है। खूब रिसा रहा ना मुझसे। नायक धुएं का एक छल्ला और बनाता है। वो नायिका की ओर देख नहीं रहा। उसकी दृष्टि पागर के पत्तों के पार आसमान में कुछ खोज रही है। मुझे मार। क्यों? रीस निकल जाएगी। मुझे गुस्सा नहीं है। झूठ हो भी तो मारपीट थोड़ी की जाती है। की जाती है। मैं तो इसीलिए हंस रही थी कि तू नहीं करता। डांटो, झगड़ो, मारो, खाली रोना क्या हुआ? मैं कौन होता हूं किसी से झगड़े करने वाला? क्यों नहीं होता? इतना बड़ा आदमी ठहरा, इतना दिमाग वाला, हम क्या ठहरे तेरे सामने? हमने कहाँ देखी है ठहरी दुनिया? मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। मजाक मैं उड़ा रही हूँ या तू उड़वा रहा? क्यों रोता है उन सब लोगों के सामने? ऐसा क्या धरा है उनके पास जो तो उसे पाने के लिए डया डया करता है? क्यों रे? शिबो शिबो खाकर पेट भर जाएगा तेरा। शिबो शिबो हुई तेरी जगह जाकर इम्तिहान दे आती होगी ना, जो फर्स्ट पास होता होगा। शिबो शिबो ही तेरी कहानियां, तेरे नाटक लिख जाती होगी ना, और शिबो शिबो ने ही 2 फिल्मों में तेरा नाम भी पर्दे पर चमका दिया होगा ना। नायक पागर के तने से टिक कर खड़ा हो जाता है। उसकी उंगलियों के बीच दबी सिगरेट उपेक्षित जलती रहती है। वो आंखें बंद कर लेता है। सुन, वो उंगलियों से उसकी पलकों के पर्दे उठाते हुए कहती है, मैं ना तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ। दया दी और गुड़िया तो तेरी ही बातें करने वाली ठहरी। तुझे नहीं पता तो कितना अलग तरह का हुआ। हीरो ठहरा इन लोगों का, हीरो। रोएगा तो इनका जैसा ही हो जाएगा। मैं तो। नायक समाप्त प्राय सिगरेट को एक कश लेकर फेंक देता है। मैं तो इनसे भी गया गुजरा हूँ। कैसे? नायिका पूछती है। जब मैं तक अपने को इनसे गया गुजरा नहीं मानती, तू कैसे मानता है? और कोई और था क्या जिसने मुझसे कहा था मैं तुझसे हर तरह से बड़ा हूँ? बोल। नायक खामोश रहता है। एक टहनी लेकर पेड़ तले लगे पत्थर से काई हटाने लगता है। चांदनी में पड़ता है एक नाम, अभी भी रिसाया हुआ है, देखो। माफ करो महराज, मैं तो इस जन्म में कभी कहने वाली नहीं ठहरी। रीस आ रही, मारे थप्पड़, रीस खत्म। नायिका नायक का हाथ पकड़ती है। उसकी हथेली को अपने गाल के पास झटके से लगाती है, ऐसे। लेकिन नायक उस झटके को रोक देता है। नायिका के गाल पर चाटा नहीं लगता। हथेली केवल आकर टिक जाती है। नायिका उसे वहीं टिके रहने देती है। तू बुद्धू है बेबी, नायक कहता है और उंगलियों से नायिका के चेहरे का भूगोल टटोलता है। हाँ, अब हुआ तू ठीक, नायिका कहती है। सुन, दयादी बहुत होशियार है, तो उससे शादी कर। नायक की उंगली नायिका के होठों पर आकर रोक लेती है। नायक कहता है, मैं किसी बुद्धू से ही शादी करूंगा। नायिका नायक की उंगली काट लेती है और आंखें नचाकर पूछती है, घोड़ी की जीन से? नायिका अब दौड़ने को होती है। नायक लपक कर उसे पीछे से पकड़ता है और तभी टॉर्च की रोशनी उन दोनों पर पड़ती है। व्हाट इज ऑल दिस? नैनीताल क्लब से लौटे फौजी अफसर ढुलता कड़कती हुई आवाज में पूछते हैं। बगल से बब्बन, बबली दीदी, गुड़िया इन्हें ढूंढते इस ओर ही आ रहे हैं। बेबी भीतर जाओ, ढुलता आज्ञा देते हैं और वो चल पड़ती है। ये सब क्या तमाशा है? तुम सयानों के रहते यहाँ के बचपना कर रहे हो? ढुलता पूछते हैं बबली दीदी से। अब क्या कहा जाए आजकल के बच्चों से? मैंने तो पहले भी टोका। मैं तो तेरी ही बाट देख रही, ठहरे की सारी बात बताऊं। वैसे हुआ क्या? कोई खास बात? घर के बच्चे हुए, कुट्टी सल्ला मान मुलव्वल होने ही वाला हुआ सब। हमारा जो नहीं होता था, तो भी कार्तिक, बबली दीदी ने कहा। अब चलो रे, सोते नहीं हो आज? लेकिन ढुलदा गरजते हैं। पूछ रही है क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये पूछो इस लोफर लड़के से। बेबी रुक जाती है, पलट कर कहती है, कुछ नहीं हुआ ढुलदा, तेरी तो जो मन में आएगा कह देगा, और क्या। तेरे लिए लड़का लोफर ठहरा तो मैं क्या ठहरी? भीतर जाती है कि नहीं? ढुलदा सुर्खियों में चीखते हैं। जा रही हूँ, सब लोग चलो। सारी दुनिया को ये बता देना जरूरी जो क्या कि हमारा ढुलदा आज पीकर घर लौटा है। बेबी कहती है शांत संयत। ढुलदा बेबी की ओर झपटते हैं। बब्बन उन्हें रोकता है। बबली दीदी उसे टोकती हैं। इधर से निराश होकर ढुलदा डीडी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे हिलाते हुए कहता है, हैंड्स ऑफ माई सिस्टर यूमर्स।
नायक ने आज तक पलटकर जवाब किसी को दिया नहीं, लेकिन परमात्मा की है ये फिल्म और 54वीं क्लास में बैठे हैं अनेक दर्शक। ऐसा समझते हुए ढुलदा का हाथ झटक देता है और कहता है, हैंड्स ऑफ मी इफ यू प्लीज कर्नल शास्त्री। और तब ढुलदा एक जोरदार झापड़ डीडी को मारते हैं। नायक पहले थोड़ा अचकचाता है और फिर अपनी शक्ति भर उनसे जूझ जाता है। तभी कक्का भीतर से आ जाते हैं। कार्तिक, वो कहते हैं, बचपना मत कर डियर, और डीडी तुम बब्बन के साथ भीतर अपने कमरे में जाओ मिस्टर। परसों उन्हें कहाँ जाना, तुम्हें कहाँ जाना, 2 दिन के साथ में ये फौजदारी कैसी ठहरी। उन लोगों ने हॉल बंद कर रखा है, वहीं उनकी सभा जुटी है। डीडी पारिवारिक मंत्रणाओं की इस दुनिया से सदा का बहिष्कृत करते हैं। बब्बन को डीडी का साथ देने के चक्कर में परिषद से बाहर रहना खल रहा है। जाकर देख लो लल्लू, क्या खिचड़ी पका रहे हैं वो लोग। बब्बन उठ ही जाता है। कर्नल आज टुल है नशे में, इसी वजह से गलतफहमी हो गई उसको। तुम फिक्र मत ही करियो, मैं सब संभाल लूंगा। नायक खामोश रहता है पहले, फिर जब बब्बन दरवाजे पर पहुंच चुका होता है तब वो कहता है, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं बेबी से प्यार करता हूँ। बब्बन एक छठ हिटकता है, फिर झूठ मूठ कहता है, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, क्या फरमाया हुजूर ने। कह दिया जो कहना था, नायक कहता है और तकिए में मुंह घुसाकर औंधा लेट जाता है। देर तक हॉल से आवाजें आती रहती हैं। ध्यान दे तो बातचीत के कुछ टुकड़े वो सुन समझ भी सकता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। कह दिया जो कहना था, वो कहता रहता है अपने आप से। ऐसा कह देने से मानो एक बोझ उतर गया, मानो एक चढ़ाई पार हो गई। लेकिन ये कैसा बोझ है जो उतार देने से चढ़ जाता है। ये कैसी चढ़ाई थी कि इसके आगे असंभव रूप से तीखी एक और चढ़ाई नजर आ रही है। डीडी अपने को बहुत बहुत थका हुआ महसूस करता है। डीडी एक सपना देख रहा है, चारों तरफ बर्फ है, बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं। डीडी बब्बन से पूछ रहा है, स्वर्गारोहिणी कहाँ ठहरी डियर। वो उस लहजे में उस शैली की हिंदी बोल रहा है जिससे जागृत अवस्था में अब उसका कोई संबंध नहीं रह गया। इस बर्फ के बीच जाने कैसे उसका पुश्तैनी गांव प्रकट हो गया। वो तो खड्ड में है। एक बहुत ही विभत्स सा, सर्वथा बदरंग हो चुका सा सेपिया चित्र कोई उसे दिखा रहा है। अर्थी पर रखी लाश जिसका सिर सीधे कैमरे की ओर देखते हुए 2 लोग उठाए हैं। लाश के बगल में एक औरत कलप रही है। कोई कह रहा है ये ईजा यानी माँ है और ये लाश बाबू पिता की है। कोई ऐसा चित्र डीडी के माँ बाप का है ही नहीं, या ऐसे विभत्स स्मारक उसने कुछ अन्य परिवारों में देखे हैं। सपने में डीडी अब उस चित्र की माँ की आंसू भरी आंख को देख रहा है। ये आंख नहीं है, झील है। चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फानी पहाड़ियां हैं, बीच में नीली गहरी झील है जो शायद डीडी की इजा की आंख है। स्वर्गारोहिणी यहीं से शुरू होने वाली ठहरी ना। अब बेबी बब्बन से पूछ रही है। उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर वह सामने के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ती चली जा रही है। डीडी उसके पीछे दौड़ रहा है। दोनों के बीच में थोड़ा सा फासला है, लेकिन दोनों ही अध कदम में अधर में सहसा रुक गए हैं, रुके ही रहे हैं। मूवी ओला जैम हो गया। डीडी शिकायत करता है और संपादन कक्ष में फिल्म देखने वाले यंत्र को ठोकता पीटता है। फिल्म संपादक घाई माड़े बताते हैं, इधर में फ्रीज शॉट है। सुनकर नायक उदास हो जाता है। विभत्स लगता है उसे ये फ्रीज शॉट। उसकी नींद टूटती है, लेकिन सपने की उदासी जागृत अवस्था में छलकी आती है। सिरहाने से घड़ी निकालकर वो देखता है 6:30। अभी रोशनी हुई नहीं है, लेकिन रसोई से आती आवाजें बता रही हैं कि सुबह हो चुकी है घर में। हॉल के उस पार वाले बेडरूम में कर्नल साहब जोर जोर से हुक्म जारी कर रहे हैं। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि सामान बंधवा रहे हैं। डीडी जानता है कि कल के अप्रिय प्रसंग के बाद उसे उधर नहीं जाना चाहिए, लेकिन नायक उधर जाता है। सामान बांधा जा रहा है। नायिका भी अपने सूटकेस ठीक कर रही है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? नायक पूछता है। आप? कर्नल साहब दोनों हाथ अति नाटिकता से जोड़कर कहते हैं, कृष्ण मुख कर सकते हैं, बड़ी मेहरबानी। नायक अपना रक्तिम मुख लेकर उल्टे पांव लौट पड़ता है। थोड़ी देर के बाद वह बाहर बरामदे में खड़ा रहता है, जाने की उम्मीद में। फिर वह रसोई घर की ओर जाता है। बबली दीदी उसे चाय का गिलास थमा देती हैं और फुसफुसा कर कहती हैं, कार्तिक ही हुआ वह सदा का गुस्सेबाज, 2-4 दिन में भूल जाएगा। तू अपनी तरफ से अब और कुछ झन कहना, झन करना। हाँ दीदी भाऊ, हमारी वजह से तो यहाँ आया ठहरा, ये लोग आए ठहरे। हमारी इज्जत का भी तो सवाल ठहरा इसमें। क्या खाता है चाय के साथ? शक्कर पारे होंगे तो 4 ले आओ। डीडी मना कर देता है और चाय लेकर बरामदे में फिर बैठ जाता है।
अब वह सुनता है कि बबली दीदी कर्नल साहब पर शुरू है। क्यों? ये कर क्या रहे हो तुम लोग? सत्यनारायण कथा छोड़कर कैसे जाओगे? मैंने डीडी को समझा दिया है, वो तो बच्चा है, तुम तो सयाने समझदार हो। ऐसी ड्रामेबाजी करोगे तो बात का बतंगड़ बनेगा। हम क्या कहें लोगों से? क्यों चले गए, क्या बताएंगे? कर्नल साहब कोई जवाब नहीं देते। तब राजनयिक बबली दी समझौता प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। जो तुम समझते हो कि तुम्हारी बेबी को यहाँ अपने घर में अपने परिवार वालों के बीच कोई खतरा है, तो कार्तिक, बेबी और दया चले जाओ। हम कहते हैं कि कार्तिक की छुट्टी नहीं थी। गोदी कैजा कैसे जा सकती है कथा छोड़कर? देखो कैजा, तू यहीं रहेगी, तुझे हम लोग पहुंचा देंगे। बबली दीदी को लोगों ने ब्रिगेडियर साहब नाम यूं ही नहीं दे छोड़ा है। कर्नल साहब को उनका समझौता प्रस्ताव मानना पड़ा। नायिका जा रही है और जाते जाते उससे मुलाकात नहीं हो पा रही। नायिका ने दया दी को बताकर जो ऑटोग्राफ बुक दी थी वो भी तो लौटानी है, उसमें कुछ लिखना है। अब तो क्या लिखा जा सकेगा? कल जाने की बात थी, आज ही जा रहे हैं। शाश्वत दुखद सत्य, कल के जाने वाले अक्सर आज ही चले जाते हैं और इसीलिए कल पर छोड़े हुए कुछ जरूरी काम धरे रह जाते हैं। ऐसा सोच रहा है नायक। जरूरी काम? मिसाल के लिए वो ऑटोग्राफ बुक लौटाना। मिसाल के लिए सीधे नायिका से ही कह देना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बब्बन जाने कहे कि नहीं। नायक सोचता है कि ये सभी काम मिला दिए जा सकते हैं और आज ही हो सकते हैं। वो ऑटोग्राफ बुक लाता है कि उसके एक पृष्ठ पर लिख दें, विदा लेकिन अलविदा नहीं मेरे प्यार। वो ऑटोग्राफ बुक उलट पुलट कर देखता है, ये तो दया की ही है। इसमें सुमित्रा नंदन पंत ने हस्ताक्षर करते हुए जो पंक्ति लिखी है उसमें हिमानी शब्द आया है। नहीं, वो इसमें विदाई और प्यार का संदेश नहीं लिख सकता। वो इसी में एक पर्ची अलग से रखकर दे देगा, लेकिन कहीं वह कर्नल साहब के हाथ पड़ गई तो संदेश निरापद होना चाहिए। नायक एक पर्ची ऑटोग्राफ बुक में से अलग करता है और उस पर लिखता है, जिलेम्बो मार्गाट। इस पर्ची को ऑटोग्राफ बुक में आड़ा डालकर वो नायिका की खोज में निकलता है। वो उसे घर में या बाहर कहीं नहीं दिखती। कल की जाने वाली आज ही चली गई, ये पंक्ति उसके दिमाग में घूमती चली जा रही है। क्यों? वो अपने से पूछता है और तब उसे याद आता है कि कुमायनी प्रेम गाथा राजुला मालुसाही में ऐसी एक पंक्ति है, भोल की जाड़ियाँ आ जैन है ई गोछे। नायक ये पंक्ति गुनगुनाता हुआ उन सीढ़ियों की ओर जाता है जिनमें नायिका से पहली बातचीत हुई थी। एक रोमानी सा विचार उठा है उसके मन में कि शायद नायिका इन सीढ़ियों से विदा लेने गई हो, लेकिन सीढ़ियों पर उसे चोंच से पंख संवारने से व्यस्त भीगा भागा सा एक पहाड़ी कौवा नजर आया। एक नायक बंगले के पीछे से रसोई घर की ओर लौटता है कि कहीं वह वहीं तो नहीं खड़ी है जहां खड़े होकर उसने नायक का प्रथम दृष्टिपात किया था। नायक सिसुड़ उर्फ बिच्छू घास से बचते बचाते आगे बढ़ रहा है और धीमे धीमे दर्द भरी आवाज में गा रहा है, भोल की जाड़ियाँ आज जैन है गोछे। तभी कहीं धीमी सी पुकार आती है, मालूवे। नायक को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। पहला सवाल, किसी ने मालू कहा है कि भालू? दूसरा सवाल, अगर मालू ही कहा है यानी प्रणय गाथा के नायक के नाम से संबोधित किया है, तो क्या संबोधन करने वाली लड़की अपने को इस मालू की राजुला मानकर ऐसा कह रही है, या कि यह भी एक प्रतिकार व्यंग है नायक की प्रीति प्रताड़ित मनस्थिति पर? या कि वाद से यथार्थवाद की ओर लौटकर नायक पाता है कि जिस ठौर में ठिठक कर खड़ा हूं मैं, उस ठौर गुसलखाने से निकली एक नाली है। पीछे सिसुड़ की बड़ी सी झाड़ी है, सामने गुसलखाने की अधखुली खिड़की, उसके धूल सने कांच और इनके बीच एक चेहरे का आभास मात्र। कोई नल जोर से खोल देता है, बाल्टी में भरता पानी आवाज करता है। एक क्षण को वो कोई भीतर की रोशनी जलाता और गुल कर देता है। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां।